अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनी आशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज हम बात करेंगे कश्मीर पे बड़ी अहम पेशरफत नज़र आई। OIC ने आईना दिखा दिया और भारत तुल मिला उठा। दुनिया के कितने ममालिक ने भारत के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पंजाब में कचरे और दीगर ज़राए के साथ बिजली पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरानी एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद जंग के साए मज़ीद गहरे दिखाई देते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे हम अब्दुल रहमान राना साहब के साथ। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम को वक्त देने का। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। तो बताइएगा राना साहब, कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए OIC की करारदाद इस वक्त कितनी अहम है? देखें, ये बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है। OIC की तरफ से पाकिस्तान का जो दरीना मुतालबा था उसको तमाम मुस्लिम ममालिक ने माना है। अगर बात करें हम इस वक्त कश्मीर की, तो जो 5 अगस्त के बाद कश्मीर पर शब खून मारा गया था इंडिया की जानिब से, उसकी अहम पेशरफ्त अब सामने आई है जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मैडम के हम कश्मीर के जो हैं वो सफ़ीर होंगे। और उसके बाद एक पूरी की पूरी एक चेन ऑफ कमांड पाकिस्तान ने चला दी खारजा मुहाज पे, और बात की कि यहाँ पर आज के बाद से कश्मीर पर वो जुल्म नहीं होगा जो सदियों से होता आ रहा है, जो कई दहाइयों से मुसलसल कश्मीरी उसको देख और सोच और समझ रहे हैं और जो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। कश्मीरी राना साहब, ये पार्टीशन के दौर से ये चल रहा है, बिल्कुल शुरू से ही पार्टीशन से भी पहले का दौर चल रहा है। जब राजा हरि सिंह ने यहाँ पे भारत को कहा कि आप आगे कब्जा कर लें, मुझसे हालात अब काबू में नहीं आ रहे, तो उसके बाद से ये मामला शुरू हो गया। अब उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, उससे पहले भी हुकूमतों ने नो डाउट बहुत काम किया, लेकिन इमरान खान के आने के बाद इसमें नई एक जान पैदा हो गई इस सारे फिनोमेने में, इस सारी थ्योरी में जो पाकिस्तान करता आ रहा था कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए। वो मुसलमान जो भारत के ज़ेर तसल्लुत रह गए, जिनके जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ गिरा दिए गए, उनको बचाने के लिए इमरान खान सामने आए। उन्होंने बैनुल-अक़वामी हर दरवाज़ा खटखटाया। सबसे पहले वो उन्होंने सलामती कौंसिल में जाके बात की, आवाज़ बुलंद किया। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने जाके मुस्लिम ममालिक के मुख्तलिफ वफूद की सतह पर दौरे भी किए और उनको ये बावर कराया कि कश्मीर हमारे लिए कितना अहम है और मुसलमान किस तरह से वहाँ पे पिस रहे हैं। ख़ास तौर पर जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा किया, उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और आज के बाद कश्मीरी मुझे अपना सफ़ीर समझें। और ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो सऊदीया की आवाज़ जो है मानी भी जाती है पूरी दुनिया में और सोची भी समझी। अच्छा राना साहब, साथ ही ये बताइएगा कि ये जो इन्होंने सलामती कौंसिल में जाके आवाज़ बुलंद किया है कश्मीर के लिए स्पेशली, इसका भारत पे क्या असर आएगा? देखें, ये दोनों जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं ना, वज़ीर आज़म की तरफ से सलामती कौंसिल में और वज़ीर ख़ारजा ने जो OIC में किरदार अदा किया है, इसमें पाकिस्तानियों के तो दिल जीते ही जीते, कश्मीरियों के भी दिल जीत गए। पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के लीडर्स की वहाँ पे तस्वीरें लग रही हैं, इमरान खान की और जनरल तारीख में पहली बार है, क्योंकि पहली भी हुकूमतें आई और बहुत सारी हुकूमतें गई, किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं बुलंद की। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि जो है वो इन दोनों की तस्वीरें भी लग रही हैं, क्योंकि कश्मीरी ये जानते हैं कि किस तरह से इनके लिए आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। अगर सलामती कौंसिल का आपने जो सवाल किया, वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर जो सलामती कौंसिल में आवाज़ बुलंद की है ना जी, वो अपने ख़िताब में उन्होंने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से किए जाने वाले मज़ालम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर अंदाज में उन्होंने उजागर किया। वज़ीर आज़म को जब ये ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने भारतीय मज़ालम की जो तस्वीर कशी थी बड़े खूबसूरत अंदाज में की, उसके साथ साथ मोहर लगा दी है OIC ने। OIC के 57 ममालिक ने इस करारदाद को जो है वो, जैसे आपने इंट्रो में कहा आपने कि भारत तलमला उठा, और यही इस टाइम सिचुएशन है। भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है और वो इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन पहले भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो माना है पूरी दुनिया ने, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक 57 ममालिक ने भारी अक्सरियत में ये करारदाद मंजूर की। और उसके बाद भारत, जिसको UAE को और सऊदीया को अपना हलीफ समझता था, उन्होंने ही भारत को आईना दिखा दिया कि भाई तुम जालिम हो, तुम फासिस्ट हो, तुम बिल्कुल वो जुल्म सितम कर रहे हो दुनिया में। आज तक ये दहशत गर्दियों से बाज नहीं आ सका बिल्कुल भारत। आप देखें ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने मुहिम जो शुरू कर रही है, पाकिस्तान ने डोजियर के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक को उसको बता भी दिया कि ये वाकई दहशत गर्दी कर रहा है। अगर हम देखें
DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बरमला कहा कि सारी दुनिया ने उन सबूतों को माना है कि भारत अब दहशतगर्दी भी करवा रहा है। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। 1 साल से भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़राए मवासलात पर मुकम्मल तरीन पाबंदी लगाई गई, कर्फ्यू का समां बनाया गया, वहाँ पर ज़िल्लत अमेज़ हरकतें की गई, लोगों को पैलेट गनों से ज़ख्मी किया गया, अंधा किया गया, लोगों को डैमेज किया गया, उनकी पसलियाँ तोड़ी गईं, शदीद तरीन देखने में आया शहादतें। और कश्मीरियों का वलवला आप देखें, अल्लाह अकबर, कि उन्होंने पाकिस्तानी परचमों में लपेट के अपने बच्चों को, उन खून को, उस वादी को मुअत्तर रखा, अपने जिस्मों से, खाकी से जो बदन था उनका, उससे उन्होंने रखा, उस ज़मीन को अपनी शहादतों से आबाद रखा। अब हमारी बारी थी, हमने भी उनके लिए जो कुछ कर सकते थे इस दुनिया में आवाज़ बुलंद करने के हवाले से वो कर रहे हैं, और अब सारी दुनिया में भारत के ऊपर थू थू हो रही है। राना साहब, आपकी नज़र में कश्मीर का मुस्तकिल हल क्या हो सकता है? मैडम, मुस्तकिल हल वही है जो अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और पाकिस्तान ने माना था कि हम रायशुमारी करवाएंगे। भारत को चाहिए कि जल्द अज जल्द रायशुमारी करवाए, ताकि ये जो एक पूरी की पूरी जेल बनाई हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल के मकबूजा कश्मीर को, तो वो जाना होगा। इस वक्त सबसे बेहतरीन हल यही है कि कश्मीरियों की वो जान छोड़ें, और वो जो अपनी फ़ौज उन्होंने वहाँ पे 11 लाख से ज़्यादा लगाई हुई है, उसको वहाँ से बाहर निकालें, ताकि लोगों ने पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, या आज़ाद कश्मीर आज़ादी की हैसियत से वो रहना चाहते हैं, वो अपने मुस्तकबिल का ख़ुद फ़ैसला करें। ये आज के दौर में 21वीं सदी में, जहाँ जदीद दौर कहा जाता है, आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते कि आप किसी को बांध के रखेंगे, आप किसी पे कब्ज़ा करके रखेंगे। तो सबसे बेहतर हल यही है मैडम कि उनको अपना छोड़ना पड़ेगा कश्मीर को, और कश्मीर को हक़ खुदइरादियत देना पड़ेगी। वो जो अपना फ़ैसला करें वो सबको काबिल कबूल है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब और सदर आज़ाद कश्मीर ने लाहौर में एक मुलाकात में भारत की जानिब से की गई ये जो बिला इश्तियाल फायरिंग उन्होंने की, इस पर बड़ी पुरजोर मजम्मत की। इसके बारे में आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखें, जब भी कोई कश्मीर का नुमाइंदा पाकिस्तान के किसी भी सूबे में जाता है तो उसको बड़ा ही जाहिर है, जैसे दूसरे भाइयों के साथ मिला जाता है वैसे ही उनको मिला जाता है। मैं कहूँ अगर कोई ख़ास प्रोटोकॉल दिया जाता है तो उसमें बेजानी होगा। क्यों प्रोटोकॉल दिया जाता है? इसलिए कि वो मजलूम लोग हैं। ठीक है, अब भारत क्या कर रहा है कि उधर से नज़रें हटाने के लिए दुनिया भर की, एक तो किसी भी दूसरे मुल्क के सफ़ीरों को, मुबसरीन को वहाँ पे रसाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान उनके जो गैर मुल्की मुबसरीन हैं, जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, उन सारों को वहाँ पे रसाई देता है, बॉर्डर पे लेके जाता है, उनको दिखाता है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या लाइन ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, भारत अब क्या करता है कि वो भारत के जो मौजूदा अपने सियासी लीडर हैं, जो उनकी जमात से हों या गैर जमाती हों या दूसरे अपोजिशन से उनका अरकान हो, उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने देता। ठीक है, अब ये जो मुलाकात हुई है ये बड़ी अहम मुलाकात थी। इस पे गवर्नर पंजाब ने LOC पर भारतीय फायरिंग और कश्मीर में मज़ालिम की शदीद मजम्मत की है। अच्छा, और कहा है कि सवाल मेरे ज़हन में बार बार उठता है, LOC पर फायरिंग करने का क्या मकसद है इनका? देखें, उनका मकसद यही है, उनकी फ़ौज जिस तरह का मोदी गंदा है उस तरह उनकी फ़ौज भी गंदी है। रोज़ आए रोज़ देखें आप, हर जगह पे पाकिस्तान के जहाँ जहाँ इनकी सरहद लगती है ना जी, कश्मीर के साथ हो या बेशक पंजाब के साथ हो, किसी भी सतह पे इनकी सरहद जहाँ पे भी लगती है ना, इनका बिल्कुल वो हिंदू बनिया जो है ना, जब तक इनको सही जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये नहीं समझ आते, बिला वजह फायरिंग करेंगे, मकामी आबादी को निशाना बनाएंगे। ये जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं ना कि बॉर्डर पे सिर्फ आप फौजी आपस में लड़ सकते हैं लेकिन आबादी को निशाना नहीं बना सकते। लेकिन ये इनकी हिंदू बनिए कि हमेशा ये टारगेट रहा है कि ये हमेशा से ही जो है आबादी को निशाना बनाते हैं। ये कमज़ोर कुव्वत की सबसे कम तरीन निशानी है। कम तरीन निशानी देखें ना कि आप नहते लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, मार्टर शेल फेंक रहे हैं, जिनका आपसे सरोकार कोई नहीं। आपने लड़ना तो फौजियों से लड़े। हमारी आर्मी वहाँ पे खड़ी है सीना सुपर करके, आपके देखें उन्होंने पिछले दिनों कितने बंकर उड़ाए हैं और 35 लोगों की हलाकतों की तस्दीक उन्होंने खुद की, और उसके बाद 2-3 हफ्ते इनकी गनें खामोश रही। अब फिर से वो ठूस ठूस करना शुरू हो गए। इनको शर्म की कोई मेरा ख्याल है तौफीक नहीं है और ये बस करते हैं कि आबादी को निशाना बना रहे हैं इस वक्त और मासूम आबादी पर। इसीलिए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि कश्मीर आज भी पाकिस्तान की शारगा कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर के मसला पर यूरोपी और अरकान पार्लियामेंट पर राब्ते में हूँ। ये देखें, गवर्नर पंजाब का बड़ा ही अहम रोल है इस तारीख तहरीक में रंग भरने में। जितने यूरोपीय ममालिक हैं
उनमें इनका खासा होल्ड रहा है, ख़ास तौर पर बरतानिया में तो वो बड़ी दफ़ा इलेक्ट भी हुए हैं, उनके बेटे भी वहाँ पे सियासत कर रहे हैं। तो इन्होंने कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में बड़ा ही किरदार किया है, अहम किरदार अदा किया है। इसलिए सदर आज़ाद कश्मीर ने आके इनसे मुलाकात भी की है और उनको बताया भी है खित्ते की सूरत हाल कि यहाँ ये इलाकों में हमारे वो फायरिंग कर रहे हैं। और जो है वो दुनिया को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, हमारे कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को गाए बगाए वो निशाना बनाता रहा है। और इस हफ्ते में भी 13-14 साल एक बच्ची जो है वो शहीद हुई, 90 साल के एक बुज़ुर्ग को जो है वो गोलियों के खोल लगे हैं, मिले हैं वहाँ पे। तो ये कोई इंसानियत नहीं है कि आप बच्चों और बूढ़ों पर फायरिंग करते हैं दिन के उजाले में, रात की रोशनी में, जब आपका दिल करता है आप गन लेके चढ़ दौड़ते हैं, और जब आगे से आपको रिस्पॉन्स मिलता है पाक आर्मी का तो फिर आप हफ्तों जो है वो अपने कैंपों से बाहर नहीं निकलते, अपने मोर्चों से बाहर नहीं निकलते। DGI SPR ने फिर वो फुटेज शेयर की मीडिया से कि ये देखें जनाब, ये जो हमें बढ़के मारते थे, हमने इनके मोर्चे तबाह किए हैं और उनमें हलाकतें भी सामने आई थी। फिर बड़ा बाबुला मचाया था कि जनाब हमारे फ़ौजी मर गए, हमें सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान अपना हर लम्हे मुतालबा करता रहता है इनसे कि जंगबंदी हो, हम जंग नहीं चाहते, पुरअमन हमसाया चाहते हैं, लेकिन ये है कि शरारतों से बाज नहीं आते। बड़ी दफ़ा इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है, फिर भी ये रुकते बड़ी नहीं दफ़ा हैं। इनके जो यहाँ पे पाकिस्तान में इनके सफ़ीर हैं उनको बुलाया जाता है, हाई कमीशन के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, मरासला थमाया जाता है। हर रोज़ खबर आ रही होती है TV से कि एहतजाजी मरासला थमा दिया, एहतजाजी मरासला थमा दिया, लेकिन ये है कि इनको तमीज़ ही नहीं है, असर ही नहीं होता इनको कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। और इसके बाद फिर ये कहते हैं जनाब, इनको ना बेसिकली इल्ज़ाम हो गया कि हम बहुत बड़ा मुल्क है। कोई शक नहीं इसमें कि पाकिस्तान उसका 1/4 भी नहीं है, एक सूबे के मुकाबले में होगा पाकिस्तान उनका। तो उनकी इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतना बड़ा मुल्क है भारत, उनको ना उतना ही बड़े दिल का मुजाहरा भी करना चाहिए कि हम देखें नेपाल तक ने उसको आंखें दिखा दी हैं, जो छोटा सा मुल्क था। तो अब इनको शर्म आनी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त बंदा खुद बनाता है। चाइना है, उनके सारे ही देखें जितने भी उनके बॉर्डर लगते हैं ना चाइना के, सारे ही पुरअमन बॉर्डर हैं उनके। और भारत के साथ भी भारत ने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है कि गोली नहीं चलानी बॉर्डर पर। और देखा आपने कि उन्होंने मुक्के ठुड्डे मार के इनके कितने फौजी मार दिए। उधर को मुंह नहीं करेंगे जो उनकी टक्कर का है। इनको लगता है कि पाकिस्तान कमज़ोर है और हम इनको हरा लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि 65 में इसी कमज़ोर और छोटे मुल्क ने इनको नाको चने चबवाए थे। और अब भी ये उसी तरह की बेज़ाब्तगियों में और उसी नशे में धुता है कि शायद हम इनको कमज़ोर कर लेंगे। बेसिकली इसके पीछे भी इनको बड़ी सारी शय में वो इंटरनेशनल वो किसी और अदारे में बात में करेंगे कि किस वजह से ये करता रहता है, किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, लंबा टॉपिक है। वज़ीर तमन्नाई का कहना है कि हुकूमत पंजाब की पहली तरजीह है काबिल तजदीद ज़राए से ज़्यादा बिजली पैदा की जाए। तो राना साहब, आपसे जानना ये है कि हुकूमत पंजाब इस मामले में करने क्या जा रही है? देखें, ये बड़ा ही अहम टॉपिक हो गया और जो वज़ीर आला पंजाब ने जो टीम उतारी थी उसमें जो वज़ीर तवानाई पंजाब हैं वो बड़े ही मुतहरिक वज़ीर हैं। हमने उनका इंटरव्यू किया, मैंने बज़ाते खुद और उनसे जाना कि उनकी 2 साल कारकर्दगी क्या थी और बड़ा ही शानदार उनका जो वो करियर था। अब वो चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं खुद, वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो बिजली का रोना रोया जाता था ना जी, उसको हम कम अज़ कम सेट कर दें उन ममालिक के साथ जो जदीद ममालिक जिस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी उस तरफ बढ़े। तो उनकी जो है वो शख्सियत पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये भी है कि वो चाहते हैं कि पंजाब में से जो गंद है ना वो उसको निकाल दिया जाए, स्मोक जिसकी वजह से बढ़ रही है। हम अपना फर्नेस ऑयल पे बिजली पैदा कर रहे हैं, हम कोयले पे बिजली पैदा कर रहे हैं, वो ज़राए से बिजली पैदा तो हो रही है लेकिन उसमें गंदगी भी बहुत पैदा हो रही है। अब ज़राए कौन से पीछे रह जाते हैं, विंड एनर्जी है, पानी से मंसूबे हैं, तो कुछ नहरों पे उन्होंने प्लांट लगाने की तरफ बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि हम जो है सोलर की तरफ जाएं और सोलर इंडस्ट्री की तरफ आएँ और उसके साथ बिजली पैदा करें। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि हवा से भी कहीं जो ऊंचे मकामात हैं जैसे कलर कहार का एरिया है वहाँ पे भी 1-2 प्लांट लगाएं तो उस पर भी बिजली पैदा करने के ज़राए हैं। नाज़रीन, वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि किस किस शहर में मंसूबे शुरू करने जा रही है हुकूमत पंजाब। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
تو ہمارے ساتھ موجود بڑے اچھے تجزیہ کار رانا صاحب ہیں. تو بتائیے گا رانا صاحب، لاہور کے علاوہ کس کس شہر میں بجلی کے منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے حکومت پنجاب؟ اچھا، یہ کچرے سے جی بجلی بنانا چاہ رہے ہیں یہ، اور بات آپ کو بتائی کہ مختلف اور بھی ذرائع ہیں جس میں پن بجلی بھی ہے، جس میں سولر بھی ہے. تو لاہور کے علاوہ جو کچرے سے بجلی پیدا کرنا یہ جا رہے ہیں، ملتان ہے، راولپنڈی ہے، فیصل آباد ہے. یہ 3 میجر سٹی ہیں جن پہ سے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کو. ان کے پروجیکٹ مختلف چلتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ جو کچرے سے ہیں وہ یہ 3 میجر سٹی ہوں گے لاہور کے علاوہ. لاہور چوتھا ہے اس میں، جس سے یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں بجلی. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے رانا صاحب، لاہور میں کچرے یا گندگی سے سالانہ کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ جو کچرے سے بجلی بنانے کی طرف انہوں نے کہا نا جی کہ ہم کچرے سے بجلی بنائیں گے، تو اس کے بعد جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو بڑے ہوش ربا جو تھے نا نتائج وہ میرے سامنے آئے. آپ اگر بند روڈ پہ چلے جائیں نا لاہور میں، تو ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ لاہور میں بھی پہاڑیاں موجود ہیں. اور وہ پہاڑیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ جو سارا گند اور کوڑا کرکٹ ہمارا ہوتا ہے نا، اس کی پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں. اتنا یہاں سے گند جاتا ہے. لاہور کے 2 ایریا ہیں جس کو ڈسٹ بن ایریا یا ڈسٹ ڈمپ ایریا کہا جاتا ہے. وہاں پہ سارا وہ لاہور کا کوڑا کرکٹ ہے نا، اس کو وہاں پہ جا کے ڈمپ کیا جاتا ہے. اب اس کو ڈمپ کرنا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بجلی بنانا دنیا بھر میں وہ بنا رہے ہیں بجلی. اب اس کے جو منسٹر انرجی ہیں، انہوں نے ایمسٹر ڈیم ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 2 رکنی وفد سے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہمارے پاس کچرا اتنا ہے کہ آپ ادھر سے بجلی پیدا کریں. جب انہوں نے بات کی ہے ثانیہ ویس، آپ پروسیس بتا رہے ہیں بجلی پیدا کرنے کا؟ بجلی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لاہور میں آپ نے کچرے سے بات کی کہ اس سے بیماریاں کتنی پھیلتی ہیں اور کتنا کچرا لاہور میں آتا ہے. تو لاہور میں پاکستان میں روزانہ تقریباً 50 لاکھ ٹن ویسٹ اکٹھا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی فگر ہے. پاکستان میں اس ٹائم 50 لاکھ ٹن روزانہ ویسٹ اکٹھا ہوتا ہے. ویسٹ سے متعلقہ بیماریوں سے سالانہ 5 لاکھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. اتنی زیادہ؟ دیکھیں ہسپتالوں میں رش کیوں ہے. 5 لاکھ بیماریاں کسی کو. آپ ادھر چلے جائیں رنگ روڈ پہ، جیسے میں نے بات کی نا آپ کو بابو صاحب انٹرچینج سے اپوزٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں جہاں پہ نیا لاہور راوی ریور فرنٹ منصوبہ سامنے آئے گا، تو یہ جہاں سے سیالکوٹ لاہور موٹر وے بنتی ہے اس سے چند فرلانگ پر نا آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر. ان کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کو آگ بھی لگا دیتی ہے انتظامیہ، کبھی کچھ کر دیتی ہے. صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی. وہاں سے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع جو ہونے چاہیے وہ اب لگنے جا رہے ہیں اس دور حکومت میں. اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب وہاں کے علاقے میں ٹائر جلتے ہیں یا فیکٹری ایریا یا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو نا سانس کی بیماریاں، لوگوں کو معدے کی بیماریاں، لوگوں کو ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے. کس وجہ سے؟ گندگی کی وجہ سے. ہاں، یہ گندگی جو اب یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں یہ بڑے چونکانے والے ہیں کہ 5 لاکھ جو ہیں وہ لوگ ہر سال موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں صرف اس کچرے کی وجہ سے، کوڑے کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لیا سموگ پہ ہم نے بہت سارے پروگراموں پہ بات کی. سموگ کچرے سے کی ہی بنیادی وجہ ہے سموگ، کیونکہ ڈسٹ ہوا میں جاتی ہے، گند ہوا میں جاتا ہے، کوڑے کرکٹ کو آگ لگائی جاتی ہے، وہ بیٹھتا ہے. اس وجہ سے لاہور جو ہے وہ گندہ ترین شہر بھی لسٹوں میں اول نمبر پہ آیا. دوسرے نمبر پہ دلی تھا، پہلے نمبر پہ. انہوں نے کچھ اقدامات کیے، اس کے بعد لاہور کو یہ بدترین مقام ملا کہ اس حوالے سے. اس لیے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب سر جوڑے تو ان کی یہی خواہش تھی کہ لاہور اور پنجاب کو صاف ستھرا بنایا جائے. اس حوالے سے ویسے بھی رانا صاحب قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. بے شک، تو اس کو قائم رکھنا چاہیے. دیکھیں اسلام تو کہتا ہے جناب کہ آپ کو آدھے نمبر جو ہیں وہ صفائی کے ہیں. نصف ایمان کیا ہے؟ 50 نمبر آپ کے صفائی کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر 100 نمبر کا آپ کو پیپر آ رہا ہے نا، اسلام کے ارکان باقی سارے بعد میں رہ جاتے ہیں، لیکن صفائی کے 50 نمبر آپ کو دیتا ہے نا اگر اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کی بڑی اہمیت ہے. ہم جو دنیا بھر میں صفائی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے اندر بھی لاگو کرنی چاہیے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کے انسان کا جو اپنا جو لک ہے نا وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے ہر حوالے سے. آپ کے گلی محلہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کا گھر صاف ہونا چاہیے، آپ کے بیٹھنے رہنے. ویسے بھی کورونا کا سیزن جا رہا ہے تو میرے خیال میں صفائی ہر لحاظ سے ضروری ہے. بالکل ہر لحاظ سے ضروری ہے. اسی حوالے سے موجودہ گورنمنٹ جو سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہے وہ درخت لگانے پہ لگا رہی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر اپنے پروگرام میں بریک کی تھی کہ 5 لاکھ سے زائد درخت لگائے جائیں گے اس
गंदगी से बचने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं कहता हूँ 5 लाख भी कम है, इसको ज़्यादा करना चाहिए। और ये जो झील बनना ये जा रही है, इससे पानी का लेवल तो ऊपर आएगा ही आएगा, लेकिन गंदगी भी कम होगी इससे। और अगर इसमें एक कचरे से बिजली बनाना शुरू कर देते हैं तो वो जो गंदगी है सनिया वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होगा। और उसको जब ट्रीट होने के बाद जब उसका वेस्ट फेंका जाएगा तो वो उस तरह की बीमारियां जनरेट नहीं करेगा जिस तरह की बीमारियां अब जनरेट हो रही हैं उससे। पंजाब में वज़ीर तवानाई सोलर बिजली पैदा करने में बड़े मुतहरिक नज़र आए थे, तो बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? देखें, पंजाब का उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जितने भी तालीमी अदारे हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनको कम अज़ कम हम सोलर कर देंगे इस साल के एंड तक। तो अभी तक की जो इतलात हैं, उन्होंने पंजाब की जितनी भी बड़ी तमाम जामियात हैं उनको 80% तक उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। 20% कुछ सीधा यूनिवर्सिटियां रह गई हैं। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने बड़ा अहम रोल अदा किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है, क्योंकि वो चांसलर हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिस तरह से चाहते हैं हम आपके मददगार होंगे। यूईटी से इन्होंने इसका आगाज़ किया था और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से वो मॉडल अप्रूव्ड हुआ। और जो सामने आई थी उसकी लागत के 12-12 लाख का जो बिल माहाना बनता था वो सिर्फ लाख 2-2 लाख पे चला गया था सोलर की वजह से। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि एनर्जी मिनिस्टर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी की ख़र्चे थे उनको कम किया, बल्कि जदीद ज़राए अपनाने से। और पाकिस्तान में तो आपको पता है लाहौर तो मैदानी इलाका है और पंजाब भी सारा मैदानी इलाका है, कहीं कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ सारी मैदानी इलाकों में शामिल हैं। तो उनमें जो बिजली हम यूज़ करते थे वो गवर्नमेंट से ख़रीदते थे, लेकिन सोलर की वजह से देखें आप सस्ती तरीन बिजली पैदा कर सकते हैं खुद ही। जब अल्लाह ताला ने आपको सूरज दिया हुआ है और तकरीबन 10-11 महीने सूरज की शुआएँ भी डायरेक्ट हमारे पास आती हैं, तो क्यों ना उनको काबिल इस्तेमाल ला के तो हम बिजली को बचा सकें। सस्ता तरीन ज़रिया जी बिल्कुल। उन्होंने अब तो कहा कि ये जो सोलर की प्लेटें हैं इसका भी प्लांट पाकिस्तान में लगेगा तो ये प्लेटें और सस्ती हो जाएंगी। अब ये देखना है कि कितनी देर में शुरू करते हैं मामला। तो मैं तो कहता हूँ कि इनका ये जो सपोर्ट है ना, कायदे-आज़म सोलर पैनल पार्क को भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छा फ़ैसला है अगर इसमें से दिहाड़ियाँ ना लगाई जाएं। अब उसको भी वो प्रलॉन्ग कर रहे हैं, इधर यूनिवर्सिटियों को भी कर रहे हैं, अस्पतालों को भी करना चाहिए, शहरियों को भी इस तरफ से मेरा ख्याल है सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर लाहौर की हर छत पे सोलर का एक ढांचे लगने चाहिए ताकि लोग अपनी बिजली खुद जनरेट करें, खुद यूज़ करें और बैटरियां हों जो रात रात लगाएं। पाकिस्तान को ये जो बिजली की कमी का सामना है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सस्ती सोलर प्लेटें लेके आई जाएं सामने। तो उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने वर्किंग शुरू कर दी है कि वो लेके आ रहे हैं उस इंडस्ट्री को भी पाकिस्तान में जो सोलर की प्लेटें सस्ती बनाएंगी। अच्छा राना साहब, सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब कारोबारी बरादरी के लिए भी ये सहूलियात पैदा कर रही है और पुरअज़म है, कारोबारी सहूलतें उनको देना चाहती है। इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत जो पंजाब के हैं मियाँ असलम इकबाल, वो बहुत ही एक्टिव हैं। उनकी ही कोशिशों की वजह से, उनकी ही मेहनत की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे बिज़नेस पार्क बन रहे हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। फैसलाबाद के करीब एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन लगने जा रहा है। इसके अलावा सी पैक के मनसूबे के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, जिनमें बहावलपुर भी है, लाहौर के पास भी है, ये नए नए जोन बन रहे हैं। जहाँ पे भी सनतें लगती हैं तरक्की वहाँ का रास्ता ज़रूर देखती है। अब वज़ीर आज़म की जो हदायत थी, जो वज़ीर आज़म का विज़न था, उसके मुताबिक अब हम देखें तो फैसलाबाद में अब इतने हमारे पास वो टारगेट आ चुके हैं कि 2021 तक किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फैक्ट्री के पास वो नहीं रह गया सनिया ऑर्डर लेने का टाइम कि वो कहते हैं हमारे पास तो लेबर की कमी हो गई है, 90,000 लेबर हमें फौरी तौर पर चाहिए। जो इस वक्त जो है वो हमारे शॉर्टफॉल चाह रहा है, लेबर नहीं मिल रही कि हम किसी से ट्रेंड लेबर से काम ले सकें। तो इस हवाले से जो सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत है उनका ये भी एक बड़ा अहम रोल रहा है कि ताजरों को उन्होंने एक ही छत तले सारी फैसिलिटी दे दी। अगर मैं या आप भी कोई सनत लगाना चाहते हैं, छोटे दर्जे की हो, बड़े दर्जे की हो, दरमियाने दर्जे की हो,
कोई भी सनद लगाने जाते हैं तो पहले होता ये था माजी में कि फ़लाँ ऑफिस चले जाए, फ़लाँ ऑफिस चले जाए, यहाँ से ये फ़ाइल बनेगी, वहाँ से वो फ़ाइल बनेगी, डीसी अप्रूवल करेगा, फ़लाँ अप्रूवल करेगा, तो वो ताजरों को जलील होते होते महीनों लग जाते थे, काम फिर भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती थी। अब इन्होंने सबसे बड़ा कारनामा क्या किया है कि उन्हीं को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती कारकर्दगी को भी बढ़ाने के लिए काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम महकमों को अपना किरदार अदा करना होगा और गैर ज़रूरी रेगुलाइजेशन का ख़ात्मा करके कारोबार में आसानियाँ पैदा करना वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है। और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से भी वो देखे कंसर्न नज़र आते हैं। आलमी बैंक की गाइडलाइन पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। अब वज़ीर सनअत व तिजारत जो हैं मियां असलम इकबाल, वो ताजरों को एक तरफ सहूलियात देते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ वो बिज़नेस पार्क या इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए काफ़ी मुतहरिक हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो वो जो वज़ीर-ए-आज़म की गाइडलाइन है जिसके तहत एक तो हो गया कि ताजरों को एक पुरअमन माहौल दे दिया, उनको बिजली की गैस की सारी चीज़ें पूरी कर दी, फिर उनको कहा कि खुद भी कमाओ और पाकिस्तान को भी खिलाओ। अब वो जो दौर था 2.5 साल उनकी मेहनत थी वो अब नज़र आ रही है कि वो पूरी होती नज़र आ रही है, और अब जो पाकिस्तान में तरक्की का पिया था वो चलना शुरू हो गया। राना साहब, मेरा सबसे लास्ट और सबसे अहम, बाकी भी अहम थे, ये भी अहम है कि एक तरफ कोरोना की शदीद लहर और दूसरी तरफ PDM की हट धर्मी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, अब अल्लाह ही है जो इनको हदायत दे। कोरोना के बाद दूसरी लहर जो है वो सामने आ चुकी है और वो बज़िद हैं इस वक्त। क्या कहा जा सकता है कि हम जनाब जलसा लाजमी उन्होंने तो बल्कि 13 दिसंबर में लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। जी, वो तो कहते हैं जी हम हर सूरत वहाँ जाएंगे। हुकूमत ने भी देख लिया, उनको समझा बुझा के फैसला कुछ नहीं हो सका। मुल्तान में उनको बड़ा रोकने की कोशिश की, मुल्तान में भी उन्होंने रुकावटें जो है वो हटा के जलसा किया। क्या जलसा किया वहाँ पे, अपने लिए शर्मिंदगी ही पैदा की। लोग तो आए नहीं वहाँ पे, 5-6 हज़ार लोग, और इतनी बड़ी जमातें, 11 जमातें और 6 हज़ार लोग, वो अपने सामने शर्मिंदगी ले आए हैं। तो इनको शर्म करनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगियों को से साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये लाहौर जो है वो 2-2 करोड़ की आबादी का शहर हो चुका है अब। तो यहाँ पे लोग भी रोज़ाना कितने आते जाते हैं। तो अगर 50,000 भी आप इकट्ठा कर लेते हैं, 10,000 20,000 भी इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है वो 10-20 हज़ार ख़ानदान हैं जो आपके रिस्क पे हैं। अगर 1-2 बंदे को भी कोरोना वायरस हो जाता है तो और वो 10-20 हज़ार को फैमिली को वो लग जाता है, तो फिर देखें कहाँ तक जाएगा काम। तो 20-30 हज़ार फैमिली अगर मुतासर होती हैं तो इसका मतलब है 50-60 लाख बंदे की ज़िंदगी आप दाव पे लगा देते हैं। आपको इसी हवाले से वज़ीर आला की मावन ख़ुसूसी जो हैं अतलात फरदौस आशिक अवान ने कोरोना की सूरत हाल पर आज फिर बयान दिया है, और ये मेरा ख़्याल है, मैं तो उनको मैसेज ही दूंगा कि अगर वो समझ आएँ कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाम को एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। 24 घंटे के दौरान पंजाब में कोरोना के 670 कन्फर्म मरीज़ सामने आए हैं, ठीक है, जिनमें 24 मरीज़ जान बेहक भी हो चुके हैं। पहले 60-70 की एवरेज थी, अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कम हुआ है, 24 लोग फिर भी जान से गए हैं। पंजाब में कोरोना के एक्टिव मरीज़ों की तादाद 19,474 तक मैडम पहुंच चुकी है इस वक्त, और पंजाब में अब तक कोरोना से 3,115 मरीज़ जान बेहक भी हो चुके हैं। सूरत हाल ख़तरनाक है और PDM के मायूस अनासर हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। इंसानी ज़िंदगियों निकलने वाली मनफी सियासत इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये देखें, जिनको तो अवाम का दर्द है, फरदौस आशिक अवान भी यही कह रही हैं कि काबिल मज़म्मत है। ऐसी सियासत करने वाले अनासर का हशर पहले भी बुरा हुआ, आइंदा भी बुरा होगा। बिल्कुल, ये फरदौस आशिक अवान कह रही हैं। क्यों कहना पड़ रहा है उनको पता है कि मुल्तान में भी उनको मुँह वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पहले करप्शन का इन्होंने वायरस फैलाया और अब कोरोना वायरस फैला। लेकिन कोरोना वायरस तो आपके सामने है ना जी, वही फैलाने में इसमें कोई शक नहीं है कि ये पंजाब में अगर फैलेगा तो वो अपोजिशन की वजह से फैलेगा। अभी तक तो लहर जो वह कंट्रोल में है, लेकिन जलसे के बाद जैसे मैंने अर्ज़ की कि अगर पीक बनता है तो वो ज़िम्मेदारी PDM पे होगी। जी। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे न्यू इश्यूज़ के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।